क्वेश्चन जो है ये 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, और ये है 2019 नवंबर दिसंबर 2019 का पेपर, ठीक है ना। तो ये इसमें एक मशीनरी से रिलेटेड बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट बनाने के बाद हम लोग फिर इसका अकाउंट बनाएंगे। हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाने के लिए बोला इस क्वेश्चन में, और कोई अकाउंट नहीं बनाने के लिए बोला, जैसे प्रोविजन भी बोलता है कभी कभी क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर पहले मैं कहानी पढ़ लेता हूँ। कहानी में हुआ क्या है, एबीसी लिमिटेड है, उसने परचेज करा है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को एक सर्टेन मशीन खरीदी थी 1,94,000, उसमें 6,000 स्पेंड करे, ठीक है ना, सही है। उसके बाद हुआ क्या, 1 जुलाई 2015 एक और मशीन खरीदी, 1 जुलाई 2015 को एक और मशीन खरीदी, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट थी 1 लाख, ठीक है ना। उसके बाद 1 जुलाई 2017 को क्या बोलता है, तो बनाते हुए चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत जो हुई है वो हुई है 1 जनवरी 2015, ऐसा मान लेते हैं क्योंकि जनवरी 2015 है, अभी कुछ पता नहीं है, पर 1 जनवरी 2015 है। तो लास्ट में जो मेथड है, जो इसने कैलेंडर ईयर बोला है, ठीक है ना, सही। अब देखो ये 1 जनवरी 2015 वर्किंग नोट बनाते हैं। 1 जनवरी 2015 को हुआ क्या, एक मशीन खरीदी 1,94,000 की, और उसमें 6,000 उसके रिपेयर्स पे लगाए। तो मशीन के हाथों हाथ जो उस टाइम पर एक्चुअल जो कॉस्ट बन जाएगी वो 2,000 है, 2 लाख की बन जाएगी। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि उसी टाइम पे हाथों हाथ स्पेंड करा तो मशीन का ही पार्ट माना जाएगा। तो मशीन 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2015 को मशीन जो मैंने खरीदी है वो 2 लाख की खरीदी है। उसके बाद 1 जुलाई 2015 हाथों हाथ, देखो ये ना थोड़ा सा जो बुक में एक इलस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड है, थोड़ा बहुत सिमिलर है, पर थोड़ा सा फर्क क्या है इसमें आगे जाके समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सेम जा रहा है लगभग, ठीक है ना। 1 जुलाई 2015 को ही क्या करा हमने, एक और मशीन खरीद ली। जो मशीन हमने खरीदी वो 1 लाख की थी, ठीक है, सही है। इसके बाद बोलता है, अच्छा मैं आगे की कहानी पढ़ता हूँ। 1 जुलाई 2017 में, ठीक है, 1 जुलाई 2017, मैं थोड़ा सा इसको खत्म करूँ, है ना, या फिर मैं पहले समझा ही देता हूँ। 2015 फिर 16 फिर 17। 1 जुलाई 2017 को क्या करा, 1 जुलाई 2017 को जो मशीन हमने 1 जनवरी 2015 में खरीदी थी 2 लाख की, इस मशीन को बेच दिया, ठीक है ना, ये ऑब्सोलेट हो गई, इसे बेच दिया, 1 लाख में बेचा, ठीक है ना, 1 लाख रुपए में से बेचा। और उसी सेम डेट पे एक नई मशीन खरीद ली, मशीन 3, ठीक है ना, वो 1.5 लाख रुपए की खरीदी, ठीक है, खत्म। बस यही कहानी है जो भी बोलता है। डेप्रिसिएशन जो है वो एनुअली प्रोवाइड होता है 31 दिसंबर को, यानी कि 1 जनवरी को शुरू होता होगा, 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। उसके बाद रेट बोलता है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। इसके बाद आपसे क्या बोलता है, हुई क्या समस्या, यहाँ तक तो बहुत बेसिक चल रहा था। समस्या हुई 1 जनवरी को। 1 जनवरी को ओनर ने या फिर जो भी है उन्होंने डिसाइड करा, 1 जनवरी को जो कंपनी है उसने चेंज करा मेथड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड अडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 15% पर एनम। उन्होंने 10% को 15% कर दिया पर एनम, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि हम ये 15% पर एनम जो लगा रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ठीक है ना, और इसका इफेक्ट जो होगा वो 1 जनवरी 2018 से होगा विद इफेक्ट। ये लाइन बहुत समझ अच्छे से समझना। क्या यहाँ पर कहीं रेट्रोस्पेक्टिव मेथड की बात की नहीं, पता क्या बोला, बोलता है मेथड चेंज हुआ 1 जनवरी 2018, ये रेट नया, अभी तक 10% लग रहा था। मेथड जो है दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और बोला पता है कब से, विद इफेक्ट 2018। मतलब जो इफेक्ट आप चेंज करना शुरू करोगे ना, वो कहाँ से शुरू करोगे, 2018। यानी कि ये पिछले साल जो चल रहे थे ये स्ट्रेट लाइन से चलने दो, हाँ, इन्हें चेंज मत करना। जो स्ट्रेट से चल रहा है स्ट्रेट से, जिस साल से चेंज करने के लिए बोला है उस ईयर से। अभी तक जो हम कर रहे थे रेट्रोस्पेक्टिव, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम पिछले सालों का भी सारा बैलेंस निकालते थे, और जो नया डेप्रिसिएशन लगा उसका भी निकालते थे, फिर उनका बैलेंस चेक करते थे, उसे P&L में शिफ्ट करते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, जिस साल से इफेक्ट होना चाहिए, मतलब जिस साल से जो इफेक्ट बोला उस साल से वो इफेक्ट डालना शुरू कर दो। क्योंकि इसमें क्या हुआ, पहले स्ट्रेट लाइन चल रहा है, अब क्या चल रहा है, रिटर्न डाउन चल रहा है। तो पहले स्ट्रेट लाइन का बैलेंस दिखाना है, फिर रिटर्न डाउन का। जब दोनों का बैलेंस अलग अलग दिखाना है तो दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा ही नहीं। उसने थोड़ा ना बोला है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रेट्रोस्पेक्टिव से चेक करो, नहीं, आज से ही चेक करो जो भी है। तो आज से ही चेक करेंगे, इसका मतलब जो भी इफेक्ट है वो हम उसी दिन से चेंज करेंगे, उससे पहले का चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बस सिंपल है, और कुछ बचा नहीं, जो सिंपल एंट्री है उन्हें कर देते हैं।
चलो भाई, 2 लाख है। अभी 31 दिसंबर को खत्म होगा, 31 दिसंबर 2015। वर्किंग नोट बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से पूरा 20,000 लग जाएगा, ठीक है। और इस पे डेप्रिसिएशन क्योंकि 5,000 लगेगा, है ना, 10% का आधे 1 जुलाई है, 1 जुलाई से मतलब 7 महीने, तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है और उसका आधा कर देंगे तो 5,000। उसके बाद 1 जनवरी 2016 को आ जाते हैं, मशीन बचेगी 1,80,000, ये बचेगी 95,000, ठीक है ना। ये साल भी 31 दिसंबर 2016 को खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 20,000 का डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो था वो किस पे था, ऑन कॉस्ट था, हर साल 20 लगेगा। इस बार इसका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10,000। स्ट्रेट लाइन है भाई, स्ट्रेट लाइन तो हर साल सेम ही लगता है। 1,60,000 और यहाँ बची 85,000। अभी एक समस्या हो रही है इसने एक बात जो है शायद नहीं कही, वो ये कि जिस साल हमने बेची है ना, उस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, मतलब ये जो बेची है ना, क्योंकि जब ये इलस्ट्रेशन में बताऊं, जब हम लोग बुक से इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम एग्जैक्टली कर रहे थे, थोड़ा सा याद हो तो 1,60,000 रुपए की जो थी उस पर डेप्रिसिएशन लगना था, लेकिन हमने लगाया नहीं था क्योंकि बुक में मेंशन था, लेकिन यहाँ बात ही नहीं करी, तो क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो अब ये तो बैलेंस है 1 जनवरी 2017 का। अब 1 जुलाई को थोड़ी सी खरीदारी बेचारी हुई है, तो उसे समझते हैं। इसको बेच दिया तो पहले इसका डेप्रिसिएशन लगाओ, इस पर डेप्रिसिएशन 10,000 लगेगा, बिल्कुल सही। क्यों, हर साल 20,000 लगता है। ये 1 जनवरी से 1 जुलाई का सफर है, यानी कि 6 महीने का सफर है। 6 महीने का तो 20,000 का आधा कर दो, तो डेप्रिसिएशन घटा दो जरा पहले तो 10,000 का। मशीन 1 जुलाई को कितने की बची, 1,50,000। मशीन 1,50,000 रुपए की बची है। अब इसको क्या करा है, बेच दिया कितने में, 1 लाख में। तो इससे हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 50,000 का लॉस हुआ हमारा। इसी के साथ साथ हुआ क्या, एक मशीन और खरीद ली, कौन सी, मशीन नंबर 3, ठीक है। मशीन नंबर 3 कितने की खरीदी, 1.5 लाख रुपए की। अभी भी मेथड कोई चेंज नहीं है, मेथड चेंज हुआ है, मैं बात कर दूं मेथड चेंज, रिटर्न डाउन फ्रॉम 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी 2018, यानी कि ये साल जब खत्म होगा तो वो खत्म होगा 31 जनवरी 2017 को। तो इस साल को जरा खत्म करते हैं जरूर। इस पे तो सेम डेप्रिसिएशन लगना है 10,000। इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% है, 1 जुलाई को है 7,500, 7,500 लगेगा, ठीक है। इसको इससे घटाते हैं, दैट इज 75,000, और इसको इससे घटाते हैं, दैट विल बी 142,500। ये आ गई 1 जनवरी 2018। मेथड चेंज यहां से हुआ है, ठीक है ना, चेंज इन मेथड यहां से हुआ है, और विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी, यानी कि इससे पहले जो चलता आ रहा है चलाओ, यहां से चेंज करना है। क्योंकि ये 2 तरीके के मेथड होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव में तो अब हमें और मेहनत करनी पड़ती थी, है ना, जो डेप्रिसिएशन आज से बोला वो भी लगाना पड़ता था, जो अभी तक लगा रहे वो भी लगाना पड़ता था, फिर डिफरेंस देखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं करना अभी, ठीक है ना। तो 75,000 है, 75,000 पे जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कौन सा लगाओगे, 15% और रिटर्न डाउन। तो इसका अगर हम 15% निकालें तो मल्टीप्लाई करके जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5 25, 5 7 35 into 37, 057, 05 7 5 12, 7 3 10 और 1 11। इसका डेप्रिसिएशन 11,250 लग रहा है। 250 समझ में आ गया क्यों लग रहा है। और ये हम लगा रहे हैं 75,000 पे, ठीक है ना, 2 लाख पे नहीं लगा रहे, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू जितने की मशीन बचती है उतने पे ही लगता है। तो 75,000 पे अगर हम 11,250 का डेप्रिसिएशन हटा दें तो कितना बचेगा, 4 में से 1 या 3, तो मशीन बचेगी 63,750 की। वैसे 1,42,000 की अगर मैं बात करूं, इस पे अगर मैं 10% 15% लगाऊं तो इसका 15% मेरे ख्याल से, इसमें से देख लेते हैं डायरेक्ट, इसका 15% हो जाएगा, इसका 11,250 था, ठीक है, और इसका हो जाएगा 21,375, ठीक है। कैलकुलेटर यूज करेंगे हम, तो क्या दिक्कत है ना, कैलकुलेटर यूज करें।
तो ये दो डेप्रिसिएशन लगी, चलो इनका डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2018 को, और इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि वहाँ यहाँ से मेथड चेंज हुआ है तो लगेगा 11,250, ये माइनस होगा, मशीन बचेगी 63,750, ठीक है ना। 1,42,500 का डेप्रिसिएशन लगेगा 21,375, और माइनस जरा करके देखें तो बन जाएगा 125, और 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 1,21,125, ठीक है। 1,21,115, 75 आया डेप्रिसिएशन, मिसबैलेंस होगा शायद, देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 1,21,125, ठीक है ना। ये हमारा डेप्रिसिएशन क्लियर है। तो ये हमारे इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगेंगे। ये तो हो गया हमारा वर्किंग नोट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले वर्किंग नोट बता लें, फिर हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट को देख के 1 जनवरी 2015 यहाँ पर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लिखने के बाद हम यहाँ लिख देंगे M1, ठीक है ना। कितने की थी है, 2 लाख। वैसे दोनों को चाहो तो अलग अलग लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं कि टू बैंक अकाउंट खरीदी इतने की, और फिर लिख देते हैं टू इलेक्शन चार्जेस हो गया, फिर उसको उसमें जोड़ देते हैं 1,94,000 को 6, ठीक है ना। ये उसके साथ साथ इसी साल कुछ और भी खरीदा 1 जुलाई 2015 को, ठीक है ना। फिर से टू बैंक अकाउंट M2 कितना, 1 लाख। इसके बाद 31 दिसंबर 2015 सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अलग अलग लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। M1 M2, M1 का डेप्रिसिएशन 20,000 था, M2 का डेप्रिसिएशन 5,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 25,000। और इसे टोटल अमाउंट में से जरा हटा देते हैं, 3 लाख है, 3 लाख है, 3 लाख में से 25,000 का डेप्रिसिएशन, 2,75,000 बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर 2015। इसके बाद 1 जनवरी 2016 शुरू हो जाता है। इस साल भी कुछ नहीं हुआ। टू बैलेंस BD, बैलेंस BD अलग अलग दिखा सकते हैं। अगर सिर्फ तू ऐसे भी लिख देगा ना, इस तरीके से देख यहाँ पर, मतलब ऐसे कितने का बचा बैलेंस BD में, क्योंकि तुझे पता है कि मशीन 1 कितने की बची, 1,80,000, ठीक है ना। और मशीन 2 बची है 95,000, और इन दोनों का टोटल 2,75,000 है। फिर उसको अलग से साइड में दिखा दो ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद इस साल कुछ नहीं हुआ, ये साल खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर 2016 बाय डेप्रिसिएशन M1 20,000, M2 10,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 30,000। और इस डेप्रिसिएशन को जरा घटाते हैं 2,75,000, 2,75,000 में से 30 जाएंगे तो 2,45,000 बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर 2016, क्लियर है। इसके बाद 1 जनवरी 2017, इस साल क्योंकि कुछ चीजें हुई हैं तो वो हम बता देते हैं। तो टू बैलेंस BD बचा है, M1 जो बची है वो 1,60,000 की बची है, M2 जो बची है वो कितनी बची है 85,000, टोटल हो गया 2,45,000। अब हुआ क्या, 31 दिसंबर से पहले 1 जुलाई 2016 को 17 को हमने एक मशीन बेची, तो पहले उसको बेच दिया, तो बाय बैंक अकाउंट लिख दो, कितने का बेचा 1,50,000। और क्या क्या हुआ था उस दिन भैया हमने डेप्रिसिएशन भी निकाला उस पे, ठीक है ना, कितना 10,000। उसके बाद उसे हमने बेचा तो भैया लॉस हो गया था, P&L अकाउंट लिख सकते हो या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है ना। वैसे P&L लिख देना, ठीक है। 50 का लॉस हो गया था, ये भी 1 जुलाई के लिए।
और इसी 1 जुलाई को हमने एक चीज और करी, एक मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट M3, कितने की? 1.5 लाख की। इस साल भी कुछ नहीं हुआ, मेथड चेंज यहाँ भी नहीं हुआ। इसके बाद 31 दिसंबर 2017 को बाय डेप्रिसिएशन किस पे? M2 और M3 पे। M2 पे तो फिर से 10,000, M3 पे 7,500, टोटल डेप्रिसिएशन 17,500। रिमेनिंग बैलेंस करते हैं 0 0 0 5 5 4 9 2 और 1 3, 3,95,000। 3,95,000 में से ना 1,60 तो ये चला ही गया, तो ये बच जाएगा 5, 9 से 6 गया 3, 3 में से गया 2, 2,35 में से 17,500 घटा लेते हैं तो हो जाएगा 5, 4 में से 7, 14 में से 7 के साथ 2 में से 1 गया, 2,17,500 बचेगा। तो बाय बैलेंस CD जो बचने वाला है वो बचेगा 2,17,500, 3,95,000 में से। ठीक है जी, ये आ जाएगा 1 जनवरी 2018। अच्छा, इसमें से लॉस माइनस नहीं हो गया ना? ये पूरा लॉस। कौन सा लॉस? ये जो 50,000 हो तो गया माइनस। हाँ हाँ होगा सही। एक मिनट। अरे यार 2 लाख बेची हमने 1 लाख की, बेची हमने 1 लाख की, वहाँ 1.5 लाख निकली है, ठीक है ना? बेची जो है हमने वो 1 लाख की। क्लियर है? इसके बाद 1 जनवरी 2018 टू बैलेंस BD 2,17,500। अब जो डेप्रिसिएशन लगाया ना हमने 31 दिसंबर 2018 को, वो डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से है। तो बाय डेप्रिसिएशन M2 एंड M3, यहाँ से हम बता भी देते हैं बैलेंस BD जो M2 और M3 कितने की बची थी। M2 कितने की बची थी? 75 की। M3 कितने की बची है? 1,42,500। इसका डेप्रिसिएशन कितना है? अब जो रिटर्न डाउन से हमने कैलकुलेट करा था 11,250 और 21,350, 375 होगा। ये हमारा आपसे रिटर्न डाउन लगने लग गया। तो देखो ये वाला जिसमें इफेक्ट जो है उसी साल से पड़ेगा, तो इसको करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं ये बच रहा है कि नहीं। 1,84,875 बिल्कुल सही। ये होगा बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर 2018। अगले साल ये शिफ्ट हो जाएगा टू बैलेंस BD। तो ये बिल्कुल सेम मशीनरी अकाउंट, बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन में भी बुक जो है उसमें बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है, मगर उसमें फर्क ये है कि वहां पर जब मेथड चेंज करा था ना तो उसमें बोला नहीं था, तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से जहाँ पर यहीं से हमें चेंज करना पड़ता, तो आज बहुत सारी चीजें होती। इसी साल जब बेचा है ना ये मतलब इसके बाद तो ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते तो यहाँ हमें अलग से P&L भी बनाना पड़ता। वहाँ पे हम ये बताते कि हाँ जी मेथड चेंज करा है, तो अभी तक डेप्रिसिएशन हम इतना मान लेते, मगर मेथड चेंज करने की वजह से इतना डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ रहा है, तो वो लॉस एडजस्ट करते थे, तो वो चीज़ें होती थी। लेकिन ये हमने एक मेथड और सीखा, जो ये 2 ही तरीके के आएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव और ये, जहाँ पर इफेक्ट उसी डेट से शुरू होगा। रेट्रोस्पेक्टिव में शुरू से करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस जिस साल से डेप्रिसिएशन चेंज करना है उस साल का कैलकुलेट कर दो, उससे पहले जो चल रहा है चलाते जाओ। तो बिल्कुल 11th वाली डेप्रिसिएशन मशीनरी हो गया, बिल्कुल सिमिलर, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में